नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम एग्रीकल्चर जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम कोशिश करेंगे दो पार्ट में लाने की। पार्ट फर्स्ट में हम जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको समझेंगे, ठीक है, और पार्ट सेकंड में हम इसके पीवाईक्यूज और कुछ अदर जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में हम चलिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डाटाज वगैरह हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको देखते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन में क्या है, जो अभी देखो एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं ना, हमारा जो पॉपुलेशन उसका एक प्राइमरी सोर्स है लाइवलीहुड का। कितने परसेंट? 58% हमारा जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो अगर इसके बाद नेट्स ऑन एरिया की बात करें, मतलब टोटल जो हमारा लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट बोया जाता है, मतलब कितना परसेंट पे एग्रीकल्चर होता है, तो वह है अबाउट 47%। हाँ, टोटल लैंड एरिया ऑफ द इंडिया, मतलब कंट्री का जितना भी लैंड एरिया है, लेट्स से 100% है। ठीक है, इसका हमारा लगभग 47% एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीडीपी। इसका जो हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है उसका जीडीपी में कितना शेयर है अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो ये 2022-23 का डाटा है। इसके अकॉर्डिंग लगभग 18.3% हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जो एलाइड सेक्टर है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हालांकि ये 50% था, मतलब मोर देन 50% था जब हम आज़ाद हुए थे, बट अभी घटकर 18.3% हो गया है 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर देखें तो इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड विथ हाईएस्ट नेट क्रॉप्ड एरिया। जो हमारा नेट क्रॉप्ड एरिया है ना, वह वर्ल्ड में हाईएस्ट है। उसके बाद कौन है? यूएसए है, चाइना है। ठीक है, नेट क्रॉप्ड एरिया में हम वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे हैं। और नेट्स ऑन एरिया में हमारा कितना है? लगभग 47% लैंड एरिया हम कल्टीवेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर के पर्पज से यूज कर रहे हैं। और अभी अगर प्राइमरी सोर्स देखें हम लाइवलीहुड का इंडिया में, वो हमारा 58% है। ठीक है, जो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब जो वहाँ की पॉपुलेशन मेजरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, उसमें हमारा आता है उत्तर प्रदेश, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। ठीक है, ये जो 5-6 स्टेट्स हैं वह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। इसके बाद अगर हम पंजाब देखें, दैट इज ऑल्सो ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। स्पेशली अगर हम वीट की प्रोडक्शन वगैरह देखें तो वहाँ उस एरिया से बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पेशली जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तो इससे स्टेट्स को कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलाया गया था, जिसकी वजह से वहाँ की भी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हम 2022 और 23 की बात करें तो जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर है वह लगभग 18.2% इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडेड को कहीं ना कहीं शो करता है। कितना? 18.2%। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? देखो, यह मेजर करता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी, मतलब टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की देखें तो हमारा कितना था? 18.2% एज पर द डाटा ऑफ 2022-2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा देखें तो 80% जो फार्मर्स है ना, वह लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड्स को यूज कहीं ना कहीं ओन करते हैं। मतलब जो हमारा 80% पॉपुलेशन है उनके पास लैंड जो है ना वह 2 हेक्टेयर से कम है। समझ सकते हो, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। 80% इज सच ए ह्यूज अमाउंट, उनके पास बस 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डाटा हो गया एग्रीकल्चर रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड देखा जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें देखें तो हमारा जो डोमिनेंस देखा गया है फूड क्रॉप में वो नॉन फूड क्रॉप। ठीक है, मतलब हमारा कहीं ना कहीं फूड क्रॉप ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है ओवर नॉन फूड क्रॉप्स। जैसे बहुत सारे नॉन फूड क्रॉप्स हो, कैश क्रॉप ले सकते हो, जैसे कॉटन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? जूट हो गया। ये सारी की इन सब प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं रिड्यूस देखा गया है। जबकि अगर हम फूड क्रॉप्स की बात करें, राइस हो गया, वीट हो गया, तो उसमें इंक्रीज देखा गया है। फिर उसके बाद डोमिनेंस देखा गया है सीरियल क्रॉप अमंग फूड क्रॉप। जो सीरियल्स है ना, उस जो फूड क्रॉप में सीरियल्स है बेसिकली, जैसे वीट हो गया, ठीक है, मेज हो गया, बार्ले हो गया, इन सब का जो हमारा फूड क्रॉप में है उसमें डोमिनेशन देखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कोर्स सीरियल्स हैं उसमें डिक्लाइन देखा गया रिसेंट टाइम में। कोर्स सीरियल में जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, मिलेट हो गया। हाँ, इन सब में अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो उसमें डिक्लाइन देखा गया है। देखो, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। फिर उसके बाद क्या है? डिक्लाइन इंपॉर्टेंस ऑफ खरीफ क्रॉप। क्यों डिक्लाइन कर रहा है जो इंपॉर्टेंस है खरीफ क्रॉप का? क्योंकि जो खरीफ क्रॉप है ना वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है मानसून पे। मानसून अभी देखो अनप्रिडिक्टेबल हो रखा है। ठीक है, ला लीला इन लीनों की वजह से कहीं ना कहीं कभी ड्रॉट हो रहा है, कभी फ्लड हो जा रहा है इंडिया में। और
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि हम हमेशा हमको फ्लड देखने को मिल रहा है, और सेंट्रल इंडिया का जो है वहाँ पे ड्रॉट की सिचुएशन बनी रह रही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो खरीफ क्रॉप्स है उस पे कहीं ना कहीं जो उसका इंपॉर्टेंस है उसमें डिक्लाइन देखा गया है रिसेंट टाइम में। डिक्लाइन इन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया जीडीपी, मतलब जो एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर है उसमें ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर स्पेशली हम जो 1950 से कंपेयर करें तो 1950 में हमारा देखो 50% था जीडीपी, ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, लेस देन 20%, 18.3% हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा ना। तो इतना कम हो गया है, आप समझ सकते हो। तो एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोडक्टिविटी, हालांकि अगर रिसेंट टाइम में देखें तो इंक्रीज की हुई है, बट जो शेयर है ना जीडीपी में वह काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस हो गया है। फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीज इन ट्रेंड इन हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है बेसिकली, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मीन्स बागवानी हो गया, फ्लोरिकल्चर मीन्स फ्लावर वगैरह की जो बेसिकली खेती वगैरह होती है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो रिसेंट ट्रेंड देखा गया है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, जैसे एक्सपेंशन इन ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। रिसेंट टाइम में हमें एक्सपेंशन भी देखा गया, ट्रेड जो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, उसमें एक्सपेंशन देखा गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रोइंग ट्रेंड देखा गया है इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ग्रोइंग वैल्यूम ऑफ सब्सिडीज इन रिसेंट टाइम में, इसको भी काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे देखा गया है। अगर हम देखें फर्टिलाइजर्स के रिस्पेक्ट में, इरीगेशन के रिस्पेक्ट में, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे सब्सिडीज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, सो दैट जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ए होलिस्टिक सिस्टम ऑफ डिजाइन टू ऑप्टिमाइज, मतलब ऑप्टिमाइज करना प्रोडक्टिविटी को, साथ ही साथ जो फिटनेस है ना डाइवर्स कम्युनिटी का, जैसे सॉइल हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल स्टॉक हो गया, पीपल हो गया, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखना। मतलब जो आपका एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, ठीक है, ऑप्टिमाइज वे में। साथ ही साथ जो फिटनेस है अदर कम्युनिटीज़ का, सॉइल का हो गया, प्लांट्स का हो गया, लाइव स्टॉक का हो गया, पीपल्स का हो गया, फिर उसके बाद क्या है कि वाटर का हो गया, इन सब का जो कहीं ना कहीं फिटनेस है उसको मेंटेन करना, ठीक है। बेसिकली क्या मतलब है कि आप एग्रीकल्चर जो कर रहे हो ना उसमें आप एक सस्टेनेबल वे में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि जिससे अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। अगर देखें तो इंडिया इज़ द होम ऑफ 30% ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो यह वर्ल्ड में लगभग 30% ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर है, ठीक है। और अगर बात करें टोटल ऑर्गेनिक कल्टिवेटेड एरिया का तो यह है जस्ट 2.59%, ठीक है। यह किसके द्वारा बताया गया था, वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या है, अगर वर्ल्ड में देखें तो इंडिया लगभग 30% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और अगर टोटल एरिया देखें जो कि अंडर है किसके, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एरिया के, तो हमारा जस्ट 2.59% है, किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना, पेस्टिसाइड को नो करना, मतलब पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना, ठीक है। क्रॉप रोटेशन पे ध्यान देना, ठीक है, सो दैट न्यूट्रिएंट बना रहे उसमें, कंपोस्ट का यूज करना, ठीक है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना, फूड सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इन्हेंस करना, ठीक है। बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रिंसिपल और इफेक्ट्स को देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल में पीछे देखा, देखो क्रॉप रोटेशन, इससे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर क्रॉप आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे तो जो सॉइल की न्यूट्रिएंट होती है ना वो डिग्रेड कर जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डिग्रेड कर जाती है। फिर उसके बाद नो एग्रो केमिकल्स, कोई भी एग्रो केमिकल्स का यूज नहीं करना, ठीक है, नो यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स। नो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका यूज नहीं करना। फिर उसके बाद जो नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, जो केमिकली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस होते हैं ना उसका यूज नहीं करना, मतलब केमिकल का यूज करना ही नहीं है आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को हमें प्रमोट करना है, जैसे कंपोस्टिंग हो गया, ठीक है, काउडंग हो गया, उसका जो होता है गोबर होता है ना उसको यूज करते हैं बेसिकली एग्री प्रोडक्शन में, तो उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसका यूज कम करना बेसिकली, मतलब उसको कम करना। अगर हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको इन्हेंस करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर उसके बाद यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जितनी भी लोकली प्रेजेंट रिसोर्सेज है ना उसको यूज करना। तो ये हमारा बेसिकली प्रिंसिपल हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का।
अब हमारा आता है इफेक्ट। देखो इफेक्ट में क्या होता है, रिड्यूस सॉइल लॉस। सॉइल लॉस को कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, लोअर एनर्जी यूज। जो एनर्जी यूज होता है ना उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। फिर उसके बाद लोअर वाटर कंजम्पशन, ठीक है, वाटर कंजम्पशन भी काफ़ी कम लगता है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखे तो। फिर उसके बाद क्या है, इम्प्रूव सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, मतलब जो सॉइल है कितना वाटर को होल्ड कर सकता है, इसकी कहीं ना कहीं क्षमता को बढ़ा देता है, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो। फिर उसके बाद इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर्स है ना उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देता है। फिर उसके बाद क्या है, लार्जर फ्लोरल फाउनल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इससे कहीं ना कहीं इनकी इनहेंस करता है। अगर अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी ना, माइक्रो बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें रिड्यूस देखा गया, क्योंकि ये तो मर ही जाएंगे ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारा इफेक्ट हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, जिसको हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इशू क्या है, देखो अगर देखें तो एक टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो डिस्करेज करते हैं, और साथ ही साथ जो कस्टमर्स है उनके द्वारा भी डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो उसको प्रोक्योरमेंट करने में भी टाइम लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से सेल्स अफेक्ट होते हैं। और उसके बाद क्या है कि प्रोडक्टिविटी डिप इन बिगनिंग, मेकिंग ट्रांजिशन प्रोसेस मोर डिफिकल्ट। अगर प्रोडक्टिविटी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी है, इनिशियल टाइम में ही डिप कर जा रही है, मतलब कम हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर आप उस ऑर्गेनिक फार्मिंग से सपोज सस्टेनेबल फार्मिंग में आ रहे हो, अदर फार्मिंग में आ रहे हो, तो वह ट्रांजिशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारा इशू हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हाइड्रोपोनिक को देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली ये है कि हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं ना विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो, ठीक है, कि उसकी मदद से यूजिंग मटेरियल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ऑफ द इन द वाटर। हाँ, न्यूट्रिएंट, देखो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज करके वाटर में प्लांट्स को ग्रो करना विदाउट सॉइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रोसेस है, वाटर पंप किया जा रहा था, ड्रिप लाइन हो गया, यहाँ पे वाटर को कहीं ना कहीं इसमें छिड़काव किया जा रहा है, फिर उसके बाद वाटर यहाँ आ जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली इसमें। आप देख रहे हो क्या प्रोसेस यूज हो रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो बेसिकली क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको ग्रो करना, ठीक है। देखिए तो प्लांट आर सस्पेंडेड विद देयर रूट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। रूट सबमर्ज्ड है वाटर में और प्लांट सस्पेंडेड है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सस्पेंडेड है ना, कहीं ना कहीं वाटर वाटर लेवल से ऊपर ही है, जो ये वाटर का न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली इससे ऊपर ही है। बट हाँ, रूट्स इसके कुछ यहाँ पे वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स होते हैं ना वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। देखो आप यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोर एलिमेंट्स देखें जो कि रिक्वायरमेंट है होती है इसमें, वह है फ्रेश वाटर, फिर ऑक्सीजन हो गया, रूट सपोर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, फिर उसके बाद लाइट्स हो गया, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो कोर एलिमेंट है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऐसे ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, बेसिकली मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्या है हाइड्रोपोनिक का मतलब, प्लांट्स को ग्रो करना, ठीक है, विदाउट यूज ऑफ सॉइल। क्या यूज होता है, यूजिंग मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह सॉल्यूशन में होते हैं वाटर के, ठीक है। प्लांट क्या होता है, सस्पेंडेड होता है विद देयर रूट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। रूट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद कोर जो एलिमेंट्स रिक्वायर है इसके लिए, फ्रेश वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, रूट सपोर्ट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, लाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोपोनिक का, देखो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंजर्वेशन करता है, ठीक है, ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है वाटर का। अगर हम देखें तो कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने कि लगभग 40 लीटर यूज होता है, अगर ऐसे नॉर्मल एग्रीकल्चर जो होता है ना, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, उसमें 40 लीटर 1 केजी राइस के प्रोडक्शन में लगता है। समझ रहे हो, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ होता है। तो अगर इसमें देखें तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स के कंजर्वेशन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लान ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, स्पेशली इन डेजर्ट एरियाज में अगर देखें तो। अगर डेजर्ट और जो आर्कटिक रीजन है ना वहाँ पे देखें तो हाइड्रोपोनिक जो है ना काफ़ी इफेक्टिव अल्टरनेटिव मेथड माना जाता है, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से देखें तो, ठीक ठीक है।
तो बेसिकली ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया हाइड्रोपोनिक का। एडवांटेजेस क्या है, कहीं भी ग्रो हो सकता है, ठीक है, ग्रो एनीवेयर। इल्ड देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है इसमें। उसके बाद हमें फ्यूअर रिसोर्सेज की नीड होती है, ठीक है, हम काफ़ी कम रिसोर्सेज में भी इसको कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकते हैं। इजी ट्रबल शूटिंग है, मतलब कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो इजीली उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर सपोज दैट न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जा रही है तो न्यूट्रिएंट्स को हम हटा सकते हैं, वाटर में कमी आ रही है तो हम इजीली वाटर को हटा के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है, एरोपोनिक्स सिस्टम इज ए हाईटेक टाइप ऑफ हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग, ठीक है। मतलब जो हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग है बेसिकली, उसमें अगर देखें तो ये उससे काफ़ी हाई लेवल पे होता है। अगर इसमें देखें तो जो ग्रोथ मीडियम है वो प्राइमरली है क्या है, एयर। मतलब बेसिकली जो ग्रोथ मीडियम है वो प्राइमरली एयर है, मतलब एयर का ही यूज होता है बेसिकली। अगर देखें तो रूट हैंग इन एयर आर मिस्टेड विथ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। आप देखो यहाँ पे एयर में हैंग है ना ये, क्या हो रहा है, फिर छिड़काव हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का। और अगर देखें तो जो मिस्टिंग है हमें हमेशा कहीं ना कहीं रेगुलरिटी एवरी फ्यू मिनट्स में देखा जाता है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं ना वो काफ़ी रैपिडली ड्राई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मिस्टिंग नहीं किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं रूट्स काफ़ी रैपिडली ड्राई करेंगे, जिसकी वजह से जो गार्डनिंग है इसमें डिग्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें डिग्रेड देखने को मिल सकता है बेसिकली। तो ये हमारा एरोपोनिका हो गया, ठीक है। क्या है बेसिकली, एक हाईटेक टाइप है हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग का, ठीक है, जिसमें प्राइमरीली यूज होता है एयर, ठीक है। ग्रोथ ग्रोथ मीडियम बेसिकली एयर है। रूट्स क्या होते हैं, हैंग होते हैं एयर में, और इसको मिस्टेड किया जाता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से, मतलब छिड़काव किया जाता है इसके जो रूट्स होते हैं उस पर, ठीक है। और अगर देखें तो मिस्टिंग क्या होता है, यूजली डन फॉर एवरी फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब हमारा आता है एक्वापोनिक्स। इसमें क्या होता है, देखो ये सिस्टम है कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल एक्वाकल्चर विथ हाइड्रोपोनिक्स इन सिम्बायोटिक इन्वायरमेंट, ठीक। जिसमें क्या है, प्लांट्स आर फेड विद एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रेटा और वेस्ट। मतलब क्या है, देखो जो हम कन्वेंशनल एक्वाकल्चर को बेसिकली यूज करते हुए आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमने हाइड्रोपोनिक का कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्लाइड में देखा, ठीक है, इन दोनों को एज ए सिम्बायोटिक वे में कहीं ना कहीं यूज करना गार्डनिंग के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो एनिमल एक्सक्रेटा होता है ना, वेस्ट होते हैं, उसका यूज किया जाता है बेसिकली। आप यहाँ पे इसको देखो, तो देखो ये फिश है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फीड द फिश। फिश को फीड करना, ठीक है, मतलब जो भी बेसिकली इनके फूड्स वगैरह यूज करते हैं उनको उसको फीड करना, ठीक है, उससे। सेकेंड स्टेप क्या है, पंप रिमूव्स वेस्ट एंड साइकिल वाटर, ठीक है। जो वेस्ट एंड साइकिल वाटर है पंप्स के द्वारा उसको रिमूव किया जाता है। थर्ड स्टेप क्या आता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया एंड नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया बेसिकली होते हैं वह जो अमोनिया और नाइट्राइट्स होते हैं उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा फोर्थ स्टेप, प्लांट क्या करता है, रिमूव कर देता है नाइट्रेट्स को, कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर देता है फ्रॉम वाटर से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, क्लीन वाटर ड्रेन्स फ्रॉम द ग्रो बेड टू स्विम, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सिक्स सिस्टम क्या आता है, देखो यहाँ पे वाटर क्लीन वाटर कहीं ना कहीं आ गया, ठीक है। फिर पंप रिटर्न क्लीन वाटर टू फिश टैंक, यहाँ पे ये प्रोसेस है बेसिकली, हाँ, जिसमें इसको पूरा यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो दीज वेस्ट आर ब्रोकन डाउन बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनिशियली इंटू नाइट्राइट्स एंड लेटर इनटू नाइट्रेट्स, ठीक है। इनिशियल टाइम में नाइट्राइट्स में इसको ब्रेक कर किया जाता है जो बैक्टीरियाज होते हैं, फिर उसके बाद नाइट्रेट्स में उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जो कि यूटिलाइज किया जाता है बाय द प्लांट एज द न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट होता है जो वाटर में ये सारे मिक्स होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्ट आर यूटिलाइज्ड एंड वाटर इज रिसर्कुलेटेड बैक टू द एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है। मतलब वेस्ट का जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। फिर उसके बाद जो वाटर है, जो कि इनिशियल टाइम में क्या था, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें थे ना, बहुत सारे वेस्ट का जो न्यूट्रिएंट्स सब बैक्टीरिया के द्वारा उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया गया, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद जो प्लांट्स थे उसके द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया जो न्यूट्रिएंट्स थे। फिर उसके बाद वाटर को प्योरीफाई करके इसमें भेज दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली एक साइकिल में चल रहा है। तो ये हमारा एक्वापोनिका हो गया कॉन्सेप्ट।
हमने इसको यहाँ पे लगा रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हो। फिर उसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कैसे एक्सक्रेटा जो है, एनिमल एक्सक्रेटा, एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रेटा, उसका वेस्ट है उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का जो कि डील करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। किससे डील करता है? जितने भी फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे फ्लावर्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर डील करता है। अगर हम देखें तो 4 मेन क्लासेस को आइडेंटिफाई किया है हॉर्टिकल्चर में। जैसे पोमिलॉगी हो गया, फ्रूट फार्मिंग हो गया, हाँ फ्रूट्स की जो फार्मिंग होती है उसमें आता है ये। और ओलेरीकल्चर हो गया, वेजिटेबल फार्मिंग में आता है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर हो गया, फ्लावर फार्मिंग में आता है, हमने पीछे देखा था फ्लोरिकल्चर। फिर उसके बाद लैंडस्केप गार्डनिंग हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर में आती है। अब इसको देखो, ध्यान में रखना, ऐसे 4 स्टेटमेंट देगा ना और पूछ लेगा कि हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से चीज़ें आती हैं, तो ऐसे भी पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है। अब हमारा आता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। देखो, अगर फर्स्टली देखें तो इसे डेवलप किया गया था बेसिकली किसके द्वारा? सुभाष पालेकर के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फार्मिंग्स होता है ना उसको किया जाता है विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। बिना केमिकल की यूज किए हुए फार्मिंग्स को हमें करना होता है बेसिकली जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है टू जीरो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, अवेलेबल इन एंड अराउंड द क्रॉप्स। क्योंकि देखो, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, मतलब जो क्रॉप्स जहाँ पे बेसिकली फार्मिंग हो रही है उसके नियर बाई एरियाज में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का है उसको यूज़ करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्रॉप का, ठीक है। मतलब कोई भी बाहर से चीज़ों को ला के प्रोडक्शन नहीं कर रहे, जैसे कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि उसके लिए जा रहे हैं खरीद रहे हैं, उसको ला रहे हैं, फिर उसके बाद इसमें छिड़काव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना उसमें रिड्यूस देखा जा रहा है। अगर देखें तो आंध्र प्रदेश जो है ना, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, और प्लान किया गया है टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिक 100% नेचुरल फार्मिंग स्टेट। कब तक? 2024 तक, ठीक है। अब अब जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जो प्रिंसिपल है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, उसको देखें तो देखो, माइक्रोबियल सीड ट्रीटमेंट हो गया, लोकल सीड यूज ऑफ लोकल वैरायटीज, ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग में जैसे आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी कर रहे हो, साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको भी प्रमोट कर रहे हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप, दो क्रॉप को एक ही बार कहीं ना कहीं उसको बोना, उसको सोन करना, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ट्री इनटू फॉर्म्स हो गया। फिर उसके बाद वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया, नो एक्सटर्नल इनपुट्स, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट्स का यूज़ नहीं करना है। माइक्रोबियल इनोकुलेंट फॉर सॉइल हेल्थ, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, हमें जो 4 मेजर एलिमेंट्स है ना जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, उसको देखें तो देखो 4 पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसमें क्या आता है? बीजामृत। इसका मतलब क्या है? जो सीड्स है ना उसका ट्रीटमेंट करना बाय यूजिंग लोकल काउ डंग एंड काउ यूरिन। मतलब लोकली जो काउ डंग एंड काउ यूरिन प्रेजेंट है उसके थ्रू कहीं ना कहीं जो सीड है ना उसका ट्रीटमेंट करना, ठीक है। जीवामृत क्या करना है? अप्लाइंग इनोकुलेशन मेड ऑफ काउ डंग एंड यूरिन विदाउट एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ठीक है। बेसिकली क्या है, काउ डंग और यूरिन को उसको प्रमोट करना एग्रीकल्चर फार्मिंग में, ठीक है। मुल्चिंग क्या है? एक्टिविटीज टू इंश्योर फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन सॉइल, ठीक है। फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट जो है बेसिकली सॉइल में उसको प्रमोट करना, ठीक है। वफासा, इसका सॉइल मॉइस्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सॉइल एरिएशन, इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमस कंटेंट, मतलब बेसिकली क्या है, सॉइल ओवरऑल जो सॉइल डेवलपमेंट है ना उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, उसके मॉइस्चर को इंक्रीज करना, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। तो बेसिकली हमारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कुछ जो 4 एलिमेंट्स है गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है वह हो गया, ठीक है। आप इसको याद रख के रहना यार, डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है। ये बेसिकली नाम ही इंपॉर्टेंट है इसका, जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, मुल्चिंग हो गया, ठीक है, वफासा हो गया। तो बेसिकली ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? एक फार्मिंग सिस्टम है दैट कैन प्रिवेंट लॉसेस ऑफ एरेबल लैंड वाइल रीजनरेटिंग डिग्रेडेड लैंड, ठीक है। मतलब क्या है, जो लैंड अभी यूज में है, जो जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है,
एरेबल लैंड उसको कहीं ना कहीं उसके जो लॉस हो रहा है, हाँ, जैसे डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे डेजर्ट जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें, जिसकी वजह से लैंड के लॉसेज हो रहे हैं, जो लैंड एग्रीकल्चर यूज में यूज हो रहे हैं बेसिकली उसका लॉस हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करना, साथ ही साथ जो डिग्रेडेड लैंड है ना उसको रीजनरेट करना, ठीक है। इससे क्या होता है, यह कंजर्व करेगा नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड लेवर्स को, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो जीरो और मिनिमम टीलेज इज कंबाइंड विथ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। जीरो टीलेज मिनिमल टीलेज का मतलब क्या है, कोई जुताई उताई नहीं होना है, ठीक है। मतलब जो सॉइल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और उसके साथ साथ क्या करना है, इंटर क्रॉपिंग को प्रमोट करना है, इंटर क्रॉपिंग ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक क्रॉप, दूसरा इसमें दूसरा क्रॉप, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही क्रॉप आप लॉन्ग टर्म तक सोन कर रहे हो, मतलब उसको बुआई कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स में कमी आ जाती है सॉइल के, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जीरो मिनिमल टीलेज को करना होगा कंबाइंड विथ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, परमानेंट सॉइल कवर, मिनिमम सॉइल डिस्टर्बेंस एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। देखो जो की डिफरेंसेस है बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको देखें तो नेचुरल फार्मिंग क्या है, देखो, नो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर आर एडेड टू सॉइल। कोई भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं हो रहा है नेचुरल फार्मिंग में, ठीक है। फिर उसके बाद कोई जुताई नहीं हो रही, कोई मतलब सॉइल को डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, ये नो वीडिंग इज डन। कोई भी वीडिंग वगैरह, मतलब क्या होता है जब खेतों में खर पतवार होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वेरियस मीडियम से उसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो उसको नहीं करना, ठीक है, नो वीडिंग। फिर उसके बाद क्या है, इट इज एक्सट्रीमली लो कॉस्ट फार्मिंग मेथड, कंप्लीटली मोल्डिंग विथ लोकल बायोडाइवर्सिटी। मतलब काफ़ी लो कॉस्ट फार्मिंग मेथड है, इसमें कोई आपका कॉस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आप नेचुरली इस सब को कर रहे हो, ऐसे छोड़ दे रहे हो उसमें, फिर उसके बाद बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए, बिना किसी केमिकल के यूज किए आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से लोकल में जो बायोडाइवर्सिटी वो मेंटेन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड मन्योर्स आर एडेड टू फार्मलैंड, ठीक है। जितने भी काउ डंग्स होते हैं, फिर उसके बाद एंड अदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उसका बेसिकली यूज किया जाता है, कंपोस्टिंग वगैरह का बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखें तो इट रिक्वायर्स बेसिक एग्रो प्रैक्टिसेस लाइक पोइंग, टिल्टिंग, वीडिंग, हाँ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म की जाती हैं, बट इसमें नहीं होती है। ये डिफरेंस देखो ना, डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इसमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म नहीं होती हैं, अगर इसमें देखो तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, ठीक है। इट इज स्टिल एक्सपेंसिव ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ बल्क मन्योर्स एंड इट हैज़ एन इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। ये इस पे आपको मन्योर को प्रोक्योर करने में कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जबकि नेचुरल फार्मिंग एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कुछ ना कुछ डालेगा, बट इसमें कोई कोई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो लोकल डाइवर्सिटी, लोकल बायोडाइवर्सिटी वह मेंटेन्ड है। अब हमारा आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, देखो, ये एक फार्मिंग सिस्टम है दैट इज कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड यूजफुलनेस टू सोसाइटी indefinitely and must be resources conserving, socially supportive, commercially competitive and environmentally sound, ठीक है। ऐसा बेसिकली क्या है, ऐसा आप एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हो जो कि सोशली सपोर्टिव है, ठीक है, कमर्शियली कम्पिटिटिव है और इन्वायरमेंटली साउंड है। एक सस्टेनेबल वे में लेके चलना ना यार, ऐसे एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल हो, मतलब ना सॉइल का लॉस हो रहा है, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही है, वाटर जो वाटर है वो पॉल्यूटेड नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आती है, जैसे सॉयल सैलिनिटी मैनेजमेंट हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट हो गया, वाटर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, इरोजन मैनेजमेंट हो गया, देखो सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पास्चर लैंड मैनेजमेंट हो गया, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट हो गया, वेस्टलैंड मैनेजमेंट हो गया, फिशरी एंड एक्वाकल्चर मैनेजमेंट हो गया। जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो उसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोल देते हैं। मतलब एक होलिस्टिक वे में एग्रीकल्चर को परफॉर्म करना विदाउट डिस्टर्बिंग एनीथिंग, चाहे वो वाटर हो, सॉइल इरोजन हो, सॉइल को डिस्टर्ब करना, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और उसके साथ साथ क्या होगा, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस हो, ठीक है। अब आता है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो यह क्या होता है,
यह रिफर करता है ऑल द एक्टिविटीज, एजेंसीज, पॉलिसीज इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स बाय फार्मर्स एंड मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। ठीक है, मतलब क्या है, जो फार्मर्स से आप उसके जो प्रोडक्शन हुआ, जो भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उसको प्रिक्योर करना, उसको खरीदना, और क्या करना, उसको फिर उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाना, इसे हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, ये किसके किसके द्वारा किया जाता है, वेरियस एजेंसीज के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके द्वारा बताया गया 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बेसिकली जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। जैसे असेंबलीज हो गया, असेंबल करना, ठीक है, मतलब खरीद के चीज़ों को लाना, एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिपरेशन करना कंजम्पशन के लिए, मतलब उसे प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे अगर धान है तो उससे चावल को निकालना, एक तरह से यही हो गया ना, प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग है इंडिया में उसको देखें तो बेसिकली क्या है, पहला है ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड। इसमें क्या है, देखो जो प्रोड्यूस है ना वो डायरेक्टली सोल्ड किया जा रहा है बाय फार्मर्स इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज। ठीक है, अगर इसको देखें तो क्लोज टू हमारा 50% जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इंडिया में उसको सोल्ड किया जा रहा है इस चैनल के थ्रू। ठीक है, मतलब लगभग 50% इस मेथड को यूज किया जाता है, जो प्रोड्यूस है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस है उसको सोल्ड करने के लिए। ठीक है, फिर हमारा आता है कोऑपरेटिव मेथड। देखो इसका मतलब क्या है, ये देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जैसे फार्मर्स है, ठीक है, फार्मर्स क्या हुआ, कहीं गया, कोई एक बायर है उसको सेल किया, ठीक है, उसके बाद ये दूसरे को सेल कर रहा है, जो गवर्नमेंट है उनको सेल कर रहा है, तो ये इंटरमीडियरी जो है ना उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो अगर देखें तो हमारा 50% ऐसे हो रहा है। ठीक है, एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड में क्या है, देखो एग्री प्रोडक्ट्स है ना उसे डायरेक्टली परचेज किया जा रहा है, कहाँ से, फार्मर्स से, थ्रू मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ नफेड। हाँ, दस इलिमिनेटिंग मिडल में क्या है बेसिकली कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस्ड है ना एग्री प्रोडक्ट्स हैं उसे फार्मर्स के थ्रू परचेज किया जा रहा है, उसे फार्मर्स से परचेज किया जा रहा है थ्रू वेरियस जो मार्केटिंग नेटवर्क्स हैं, जैसे नफेड हो गया। ठीक है, ये बेसिकली हो गया हमारा जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इमर्जिंग मॉडल ऑफ एग्री मार्केटिंग, जो हमारा अभी रिसेंट टाइम में एक इमर्जिंग मॉडल देखा गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, उसको देखिए तो हमारा हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम, इसमें बहुत बार इनाम सुना होगा आपने। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब आप फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो, फिर उसके बाद जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसका प्रोड्यूस हो जा रहा है तो आप इसको बाई कर ले रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद कमोडिटी एंड फ्यूचर मार्केट, ये भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मार्केट है बेसिकली, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेसिकली ट्रेड होता है। ठीक है, अब जो एपीएमसीज है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, उसको देखें तो यह एक स्टेचुरी मार्केट कमेटी है जो कि कंस्टिट्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है, जो स्टेचुरी मार्केट कमेटी है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं कंस्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, अगर देखें जो एग्रीकल्चर है वह एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए क्या होता है, न्यूमरस मंडीज अंडर अंडर वेरियस एपीएमसीज लॉ ऑफ स्टेट एग्जिस्ट वेयर द फर्स्ट सेल ऑफ नोटिफाइड कमोडिटी हैपेन। ठीक है, जो एपीएमसीज हैं बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके अंडर में वेरियस मंडीज आती हैं, जहाँ पे जो फर्स्ट सेल होता है नोटिफाइड कमोडिटीज का वह होता है। ठीक है, जैसे कोई फार्मर्स आया, हाँ, मंडी में लेकर आया, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल किया। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं ना वह बेसिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर देखें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मेड अटेम्प्ट टू ओवरहॉल द रेगुलेटरी सिस्टम बाय प्रपोजिंग मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 एंड मॉडल स्टेट एंड यूटी एग्रीकल्चर प्रोक्योर लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017। इसके थ्रू कहीं ना कहीं जो रेगुलेशन है उसको किया जाता है बेसिकली, जो एग्रीकल्चर एपीएमसीज है, ठीक है, उसमें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली हो गया एपीएमसीज के बारे में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में। ठीक है, आप इसको याद रखे रहना। अब हमारा आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड सेक्टर। अगर हम देखें, एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है, जो कि डील करता है विद स्टडी ऑफ वेरियस ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड देयर मैनेजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो वेरियस ब्रीड है ना बेसिकली, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जैसे वो पहले हो गया काऊ हो गया, जो भी है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, हाँ, उसके जो वेरियस ब्रीड है उसको स्टडी करता है, और कैसे उनसे बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑब्टेन किया जा सकता है, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं यह कंसीडर करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एंड एलाइड सेक्टर आते हैं। अब जो स्टेटस है एनिमल रेयरिंग इन इंडिया में उसको देखें तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 में आया था उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि
जो कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक इन टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस में वह इंक्रीज किया है, ठीक है। इंक्रीज कितना 2014-15 से देखें तो 24.32% उतने में था, अभी कितना हुआ 28.63% 2018-19 में है, ठीक है। अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स 2019 बाय सेंट्रल स्टैटिक ऑफिसर द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम लाइफ स्टॉक वाज अबाउट 31.81% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर, ठीक है। जो लाइव स्टॉक से मतलब बेसिकली क्या था, जो आउटपुट था हमारा वह 31.81% था अगर हम टोटल एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर की देखें तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सिग्निफिकेंट आउटपुट को कहीं ना कहीं शो करता है ना ये। और देखें तो इंडिया इज़ द हाईएस्ट लाइव स्टॉक ऑनर ऑफ द वर्ल्ड। जो लाइव स्टॉक्स है ना इंडिया में हाईएस्ट है बेसिकली वर्ल्ड में अगर हम देखें तो। और जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था उसमें अगर देखें तो टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वाज अराउंड 535.8 मिलियन था in the country, showing an increase of 4.6% over livestock census अगर 2012 से कंपेयर करें तो, ठीक है। 2012 से अगर कंपेयर करें तो हमें 4.6% का इंक्रीज देखा गया है जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। अगर 2020 सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कितनी टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है 535.78 मिलियन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है, ठीक है। और अगर देखें तो जो वर्किंग पर्सनस है बेसिकली जो इंगेज्ड हैं एनिमल प्रोडक्शन में, मिक्स्ड फार्मिंग में, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में, उसमें डिक्रीज देखा गया है रिसेंट टाइम में अगर हम देखें तो। मतलब क्या है बेसिकली कि जो पर्सन इंगेज्ड है इन सब चीज़ों में, एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में, उसमें डिक्रीज देखा गया है। ये कब का डाटा है 2017-18 का, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा डाटा लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में जान लेते हैं। देखो, इट इज़ मेन सोर्स ऑफ लाइव स्टॉक डाटा इन द कंट्री, ठीक है। मतलब जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये एक मेन सोर्स माना जाता है जो लाइव स्टॉक डाटा हमारी कंट्री में प्रेजेंट है। कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री पीरियोडिकली सिंस 1919 से 1919 से कहीं ना कहीं पीरियोडिकली से कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। देखें तो कवर करता है ऑल द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उसको कवर करता है, ठीक है। अभी तक देखें तो अभी तक 20 लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट किया जा चुका है, ठीक है, इन पार्टिसिपेशन विद स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिलीज दिस सेंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है और 20 बार अभी तक किया जा चुका है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।